नमस्कार। चुनावी पंच लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कल दूसरे फेज का मतदान, जैसा आप जानते हैं कि असम और पश्चिम बंगाल में कल दूसरे फेज की वोटिंग थी और इस वोटिंग में पश्चिम बंगाल काफ़ी अहम माना जा रहा था। अहम इसलिए माना जा रहा था क्योंकि ममता बनर्जी जो टीएमसी की सुप्रीमो हैं और पश्चिम बंगाल की मुखिया हैं यानी मुख्यमंत्री हैं, उनकी किस्मत भी कल ईवीएम में कैद हो गई है। उनके सामने उनके ही चहेते जो पहले उन्हीं की पार्टी में थे, शुभेंदु अधिकारी, वो थे और अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को पटखनी देंगे। कल भी इस पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की और आज भी चर्चा करेंगे हम इस पे। और इसके अलावा असम भी चलेंगे, जहां आज सुबह से गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि असम में आज कल रात की खबर बताऊं दोस्तों कि एक ईवीएम, एक गाड़ी में, बोलेरो जो है जीप, उसमें ईवीएम कुछ पकड़े गए, जो मशीनें पकड़ी गई हैं, उसको लेकर के सुबह से काफ़ी गहमागहमी इसलिए भी बनी रही क्योंकि 4 अधिकारियों को, जो पोलिंग अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इस पे ट्वीट हो रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे। वीडियो के साथ साथ वहाँ हमने देखा कि काफ़ी हैशटैग ईवीएम बंद करो टाइप के जो स्लोगन्स हैं वो फ्लोट हो रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे। तो तमाम बातें होंगी। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में थे। तमिलनाडु में जब वो भाषण दे रहे थे तो लोग उठकर जा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचते हैं तो उनका जो भाषण चलता है उस समय लोगों की भीड़ बढ़नी चाहिए, वो छटने लगती है। और उसके कारण भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि आने वाले दौर में जो कि आखिरी पड़ाव है खासकर असम का, और एक ही पड़ाव में यानी एक ही फेज में तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में जो मतदान होना है उसमें क्या कुछ होगा। तो बहुत सारी बातें, लेकिन साथ साथ सबसे पहले नजर हमारी रहेगी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो बहुत कुछ, और खासकर सेकेंड फेज का चुनाव बहुत कुछ कहता है। इसलिए क्योंकि आने वाले समय में अगर कल के चुनाव में जो कल मतदान वोटिंग हुई है उस वोटिंग में अगर ममता बनर्जी पिछड़ती हैं तो फिर क्या होगा, क्या सूरत हाल हम देखेंगे पश्चिम बंगाल का, और क्या कुछ होगा आने वाले समय में बीजेपी का, खासकर उस पर भी नजर रहेगी। तो बहुत सारी बातें, और इन बातों पर, इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ संपादकों का, वरिष्ठ लोगों का एक पैनल हमारे सामने है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ओपी शाह जी सीधे जुड़े हुए हैं हमारे साथ कलकत्ता से। ओपी शाह एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और गहरी रुचि रखते हैं, गहरी पैठ रखते हैं, रुचि तो है ही, पैठ रखते हैं जम्मू कश्मीर पे। कश्मीर को लेकर के बहुत सारी बातें, बहुत सारे इनके अपने जो कहें कि इनका जो रिसर्च है, शोध है और काम है, एक एक्टिविस्ट होने के नाते वो हम लोग समय समय पर दिल्ली में देखते हैं, और जब ये दिल्ली आते हैं उस पर चर्चा हमारी होती है। लेकिन साथ साथ चूंकि पश्चिम बंगाल में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं ओपी शाह जी, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति पर इनकी गहरी पकड़ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ पड़ोसी राज्य असम पर भी, और पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते भी बहुत सारी बातें, चाहे वो असम की हो, चाहे वो बात केरल की हो या पुदुचेरी या तमिलनाडु की हो, हर बातों पे एक इनसे जो विश्लेषण मिलने वाला आने वाले समय में, उससे आप लोग भी लाभ प्राप्त करेंगे, फायदा आप लोगों को भी होगा दोस्तों। तो ओपी शाह जी, आपका स्वागत करता हूं, और स्वागत करता हूं वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी, आपका हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुष्परंजन जी, और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और स्वागत करता हूं दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपका जो हमारे साथ इस वक्त तक इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और सीधे हम बात करेंगे अब पश्चिम बंगाल की ही। ओपी शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे भी चर्चा करेंगे। इस मंच को अब ओपन करता हूं दोस्तों, और सीधे कल की बात पे आते हैं। कल हमने देखा कि वोटिंग हुई सेकेंड फेज की, और वो वोटिंग आप आश्चर्य करेंगे 86%। आज दिन में हमने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसकी जो साइट है आज शाम तक वो अपडेट होती रही, परसेंट दर परसेंट उसमें वोटिंग का जो परसेंटेज जो हम लोग देख रहे थे वो बढ़ता जा रहा है। अभी तक 86% से ज़्यादा का मतदान क्या कुछ कहता है। सबसे पहले इसी सवाल के साथ चलेंगे सीधे ओपी शाह जी के पास में। शाह जी, ऑलरेडी 86%, पिछले चुनाव में 2016 का चुनाव अगर हम लोग देखें तो 83%, लेकिन 3% और बढ़ना
क्या कहता है? ऐसे अमूमन कहा जाता है कि बदलाव की जब स्थिति आती है तब इतनी मतलब वोटर जो है इतनी मात्रा में निकल के बाहर आते हैं, लेकिन 2016 में स्थिति दूसरी थी। उस समय भी बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन बम्पर वोट पड़े जाकर के टीएमसी के खाते में, और ममता बनर्जी 211 सीटों के साथ अकेले चुनाव लड़ रही थी। उनकी पार्टी 2011 में तो कांग्रेस के साथ थी, लेकिन 2016 में अकेले चुनाव लड़ी और बम्पर सीटों के साथ में जीत करके आई थी। क्या देखेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, क्या समझते हैं आप वहां बैठ करके कलकत्ता में कि ये जो स्थितियां हैं 86% से ऊपर की वोटिंग क्या कुछ कहती है? ये परसेंटेज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके पहले भी इसके आसपास ही वोट पड़े हैं और तीनों पार्टियां जी, बीजेपी, टीएमसी और अलायंस जो कांग्रेस लेफ्ट का है, उन तीनों ने अच्छी तैयारी की है। तो वोट का इतना होना स्वाभाविक था। अगर वोट 75% होता तब एक बात दूसरी होती, लेकिन पिछली बार की तुलना में उसी के आसपास है, तो इससे कोई बात नहीं निकलती। बहुत ज़्यादा बात नहीं निकलती है। जैसा आप बता रहे हैं कि अगर ये 75% तक अगर वोटिंग होती तो ओपी शाह जी का कहना है तब कुछ बात अलग होती, लेकिन चूंकि एक ट्रेंड रहा है पश्चिम बंगाल का और हम लोग देखते रहे हैं कि 80% से ऊपर का ये ट्रेंड पश्चिम बंगाल में जो है वो ये नहीं कहता है। खासकर अगर बदलाव की बात करें, मतलब एक ट्रेंड के हिसाब से पुष्परंजन जी, जैसा ओपी शाह जी कह रहे हैं कि ट्रेंड के हिसाब से देखें तो यहाँ कोई खास बात नज़र नहीं आ रही है। आप क्या कहेंगे? नहीं, संभव है, चूंकि वहाँ बैठे हुए हैं उनका अपना असेसमेंट हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जो सेफोलॉजिस्ट जो होते हैं देश में, वो जो गेस करते हैं उसके हिसाब से, मतलब जैसे ही 70 से ऊपर बढ़ना वोटिंग प्रतिशत शुरू होता है तो उनको लगता है कुछ ना कुछ सत्ता में गड़बड़ियाँ होंगी, कुछ परिवर्तन होगा। मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी जुड़ जाता है, कई सारे वोटर्स की जो ग्राउंड पे हैं उनका भी जुड़ जाता है कि, लेकिन बंगाल की मिट्टी हो सकता है अलग हो, वहाँ पर अगर वोट प्रतिशत बढ़ता भी है तब भी एक चीज देखा है हम लोगों ने, अभी पिछले चुनाव दर चुनाव हम लोग देख रहे हैं 2011 और 16 की कंपेयर करें, कुछ बोल रहे हैं जी जी शाह जी। 2016 में 2011 से ज्यादा परसेंटेज था, लेकिन उससे सत्ता में पता नहीं हुआ, सत्ता और मजबूत हुई। जी हाँ, आप कुछ बोल रहे थे पुष्परंजन जी? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल की हो सकता है तस्वीर, सूरत हाल कुछ और हो, लेकिन बाकी जगहों पर जो साइकोलॉजिस्ट चीज़ों को रीड करते हैं तो उनके एक पैरामीटर बने हुए, उनका एक आकलन का तरीका है, तो नापते हैं कि भाई देखिए जैसे ही 70% को क्रॉस कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें बदलेंगी, वहाँ पर कुछ बदलाव की सूरत हो सकती है। बंगाल में जैसा कि शाह साहब बता रहे हैं कि 2011 के बाद का जो चुनाव हुआ उसमें प्रतिशत ज़्यादा था, तो संभव है ऐसा। ममता बनर्जी और भी मजबूत आई। अब इस तरह से अगर ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन उसके पहले जो मुख्यमंत्री हुए हैं, क्या उनके समय में जो बदलाव हुआ है क्या वही वोट प्रतिशत की स्थिति थी? ये भी देखने समझने की चीज़ है कि जब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में जो लोग आए, इनके पूर्ववर्ती ममता बनर्जी से पहले के जो सीएम थे, क्या उस समय थे? मेरा सीधा इशारा उसी पर था कि उस समय क्या ऐसी स्थिति हुई थी? आप 2006 और 2011 के फिगर भी कंपेयर करेंगे। 2006 में लेफ्ट बुद्धे भट्टाचार्य थे, तो 2011 में 2006 की कंपैरिजन में कोई बहुत ज्यादा बढ़ाव नहीं हुआ है। केवल वोटों का परसेंटेज बढ़ जाए उससे बंगाल में तो कम से कम ये कहा जा सकता है वो कोई बैरोमीटर नहीं है सत्ता परिवर्तन का। जी जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, अमलेंदु जी। तो अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूँगा। ओवरऑल चूंकि 86% बम्पर वोटिंग, और खासकर हम लोग देखते हैं पूर्वोत्तर में, खासकर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे त्रिपुरा हो, आपको देखिए 90% 93% हम लोगों ने वोटिंग देखी है। और खासकर ईवीएम के बाद और पिछले 5 साल में अगर देखें तो वोटिंग का परसेंटेज हर जगह हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक पहले 60, 65, 62% की बात होती थी, लेकिन अब 70, 75 और 80% तो
अमूमन मतलब आम हम लोग देख रहे हैं। और ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग है और नंदीग्राम अपने आप में एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या ममता बनर्जी इस चुनाव को, खासकर नंदीग्राम में जो चुनाव, खुद का चुनाव जो लड़ रही हैं, उस चुनाव को वो जीत करके, बहुत आसानी से जीत करके बाहर आती हैं, या वो फंस जाएंगी, या उनकी जीत का अंतर काफी छोटा होगा, कम होगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के बीच जैसे हमारे दोनों पैनलिस्ट बता रहे हैं और जैसे शाह साहब बता रहे थे कि नहीं, एक जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से देखें तो कोई ऐसा नहीं है। जैसे सेफोलॉजिस्ट कहते हैं कि हाँ ठीक है, माना जाता था, लेकिन ये था में अब बातें होने लगी हैं इसलिए क्योंकि परिवर्तन हमने देखा कि जब 2011 से 2016 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बावजूद अगर ममता बनर्जी और भी मजबूती के साथ जीत करके आती हैं तो ये भी हो सकता है कि 2021 के इस चुनाव में जब पिछले से 3% ज्यादा का मतदान दूसरे फेज में हम देख रहे हैं, तो ये हो सकता है कि यहां भी और भी मजबूती के साथ आए। ये एक अभी अनुमान है, रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट 2 मई को आएगा। सवाल ये है कि वोटिंग का जो परसेंटेज है वो लगातार हम लोग देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग और किसी चीज में विश्वसनीयता के नाम पे भले वो अपना विश्वास जो है वो खोता जा रहा हो, इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आगे चर्चा करेंगे। और खासकर आज ही जो घटना घटी है, इस कार्यक्रम के शुरुआत में मैं बोल भी रहा था, वो बात असम से है और ईवीएम किसी बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में पकड़ाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है जो आज असम में सुबह से चल रहा है। लेकिन एक विश्वास खोने की बात, दूसरी तरफ विश्वास पाने की बात कि लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। अब इस वोटिंग परसेंटेज को अगर आप देखें पूर्वोत्तर के हिसाब से, पूर्वी भाग के हिसाब से, यहां से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर के त्रिपुरा तक अगर देखें, आप मणिपुर अरुणाचल में भी देखें, तो ये लगातार बढ़ता हुआ। क्या कहता है पश्चिम बंगाल का ये वोटिंग पैटर्न, अमलेंदु जी? देखिए, मुझे लगता है कि जो पश्चिम बंगाल का वोटिंग पैटर्न है उसके 2 पक्ष हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि चूंकि चुनाव आयोग जो है वो काफी तैयारियां कर रहा है तो लोग वोट देने के लिए निकल रहे हैं, और दूसरी जो बात है वो ये भी हो सकता है कि चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास की वजह से भी लोग ज्यादा निकल के आ रहे हैं कि भाई आप कितना गड़बड़ी करवाएंगे, उससे पहले हम पहले पहुंच जाते हैं। गड़बड़ियां तो बाद में होंगी ना, जब वोट पड़ जाएगा उसके बाद होंगी। तो जब 80% और 86% पड़ जाएगा तो उसके बाद गड़बड़ियों की जो है वो कितनी रह जाएगी आशंका। मैं आशंका शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं इसीलिए जानबूझ के। एक सवाल यहाँ पे आपको बीच में रोक रहा हूं। गड़बड़ियां आयोग नहीं करता है, गड़बड़ियां जो हैं पार्टी दल के जो लोग होते हैं वहां बैठे हुए वो करती रही हैं। चाहे वो आप याद कीजिए उसके समय जब बैलेट पेपर का ज़माना था तब भी, और अभी भी जो गड़बड़ी की शिकायत आई है चाहे असम से हो, वो उसमें भी हम यही देख रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लोगों की मिलीभगत होती है। जी आगे देखिए, चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था जरूर है, निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, लेकिन उसका अपना कोई प्रशासनिक ढांचा जो है वो नहीं है। उसे स्टेट की मशीनरी को ही अपने में इस्तेमाल करना पड़ता है, और स्टेट की मशीनरी कितनी बायस्ड होती है ये हम लोग सब जानते हैं। तो मशीनरी से जो है निपटना वो चुनाव आयोग के लिए भी एक समस्या है। मतलब हम चुनाव आयोग का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि चुनाव आयोग जिम्मेदार संस्था है, लेकिन चुनाव आयोग की मजबूरी ये है कि उसके पास अपना जो है कोई तंत्र नहीं है जिससे वो चीजों को कंट्रोल करे। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में लालजी टंडन जी जो हुआ करते थे और एक साड़ी बांटने का मसला हुआ था, उसमें कई मौतें हुई थी। चुनाव आयोग ने उसमें बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई, और उसके बाद मुलायम सिंह जी की सरकार बन के आई तो मुलायम सिंह जी की सरकार ने वो मुकदमा वापस ले लिया। तो अब चुनाव आयोग के हाथ तो बंधे हुए हैं। जब तक चुनाव हो रहा है तब तक तो चुनाव आयोग करेगा, एफआईआर दर्ज करा देगा, लेकिन जो जांच होनी है, जो केस चलना है, वो तो स्टेट को चलाना है। तो इसलिए जो है मतलब जो सरकारी मशीनरी है उसके प्रति जो अविश्वास हो रहा है उससे भी लोग ज्यादा निकल करके आ रहे हैं। अब जैसे कल सोशल मीडिया पे तमाम चीजें फैलती रही, मैंने उसकी गारंटी नहीं दे सकते वो सही है या गलत है, लेकिन ये कहा गया कि सुबह 1 घंटे में ही जो था वो 70% से ज्यादा मतदान हो गया। तो अगर 1 घंटे में 70% से ज्यादा मतदान हो गया कुछ जगहों पे, तो जाहिर सी बात है कि वहां कुछ ना कुछ चीजें ठीक नहीं है। तो ये चीजें जो है कुछ इशारा भी करती हैं। लेकिन ये बात सही है कि ममता बनर्जी जो है, ठीक है, पिछली बार ज्यादा जीत के आई, मतलब उनकी संख्या बड़ी, लेकिन मुझे लगता है शाह साहब अच्छे से बताएंगे कि 2011 में मुझे याद पड़ता है कि ममता बनर्जी को जो
मत प्रतिशत था वो 50% से ज्यादा था, और 2016 में उनके मत प्रतिशत में गिरावट आई। तो मुझे लगता है कि ये शाह साहब भी उसको कंफर्म कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं है इसलिए मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरी याददाश्त जो साथ दे रही है उसके मुताबिक 2016 में शायद उनका वोट प्रतिशत कम हुआ था। वोट का परसेंटेज शाह साहब ये बोल रहे हैं अमलेंदु जी कि जो मेरे पास भी आंकड़े अभी नहीं है। जी जी, शाह साहब के पास भी आंकड़े नहीं है, लेकिन अमलेंदु जी जैसा मेरा कहने का मतलब ये था कि केवल परसेंटेज से की पोलिंग की परसेंटेज बढ़े या घटे उससे सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा उसका संबंध बिल्कुल पूरी तरह से नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सत्ता परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है बंगाल में, बिल्कुल बात नहीं है। मैं तो केवल परसेंटेज ऑफ पोलिंग पर आपने सवाल पूछा था, उसके ऊपर मैंने जवाब दिया था। बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा था कि सत्ता परिवर्तन का पोलिंग से बहुत ज्यादा गहरा संबंध बंगाल में नहीं है। ओवरऑल परसेंटेज की बात कही आपने, कहा 86% हुआ है, वो बात मेरे। जी शाह साहब, एक सवाल और, नंदीग्राम में जैसा हम लोग बात कर भी रहे हैं, नंदीग्राम केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है पूरे के पूरे इस वक्त 8 चरणों में मतदान पश्चिम बंगाल में, लेकिन दूसरा फेज जो कल संपन्न हुआ है उसमें हम लोग आप देखे होंगे और हम लोग चर्चा भी कर रहे थे इस कार्यक्रम से पहले जब आपके साथ, तब भी हम लोग चर्चा यही कर रहे थे कि पूरा का पूरा मीडिया जो है वो वहाँ पे एक छोटा सा कस्बाई इलाका कह लें, नंदीग्राम ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, 3.5 लाख का लगभग पॉपुलेशन, 2.5 लाख से ज़्यादा का थोड़ा अगर कहें मतदाताओं की सूची में अगर मतदाता हैं, वोटर्स हैं, वहाँ पे मीडिया का एक हुजूम था। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के चैलेंज को स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी वहां पहुंची और 5 दिनों तक ममता बनर्जी वहां टिकी रहीं। अब ओवरऑल इस चुनाव को एक विश्लेषक के रूप में आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, एक विश्लेषक के रूप में, कि इस चुनाव को, बहुत सारे चुनाव आप देखे अपने लाइफ में देख ही रहे हैं, जो ममता बनाम शुभेंदु का जो चुनाव कल आपने देखा है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? एक सवाल ये, और इससे मिलते हुए एक सवाल ये भी कि ये अब आगे क्या इसका असर, अभी रिजल्ट सामने नहीं है, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ है नंदीग्राम में उसका असर आने वाले फेज पर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं क्या शाह साहब? मुझे रिजल्ट तो 2 मई को ही पता लगेगा और कंटेस्ट बहुत क्लोज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरी चिंता का विषय असली ये है कि जिस तरह से रिलीजन को यूज किया है पॉलिटिकल पार्टीज ने, इसका असर चुनाव के बाद वहां के सामाजिक संबंधों पर पड़ेगा, बंगाल की राजनीति पर उसका असर पड़ेगा और पॉलिटिकल सिचुएशन, कम्युनल सिचुएशन जो कंफर्टेबल थी, नंदीग्राम में कोई समस्या नहीं थी इसको लेकिन इस इलेक्शन के बाद संभावना, अप्रीहेंशन ये है कि वहां की सामाजिक परिस्थिति बिगड़ जाए। और जिस तरह चुनाव लड़ा, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स ने जिस तरह से विजिट की, बीजेपी के नेताओं ने, और मीडिया की जो प्रेजेंस रही, इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस का, इस सब को लेके ये अप्रीहेंशन तो जरूर मन में हो गया है कि जो संबंध धार्मिक समुदायों में अच्छे थे उनमें कटुता आने की संभावना है। और ये देश के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय नंदीग्राम का इलेक्शन ये सजेस्ट करता है। राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा, वो एक दूसरे पक्ष है, लेकिन अभी जो इमीडिएट रिएक्शन है वो मेरा ये है और वो एक बड़ी चिंता का विषय है। जी शाह साहब, पुष्परंजन जी, शाह साहब जो बात कर रहे हैं बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं कि एक सामाजिक ताना बाना जो है
वो इस चुनाव प्रचार और चुनाव के दौरान, कल जो मतदान के दौरान हम लोगों ने देखा है, वो एक जो बैलेंसिंग जो थी अब वो डिसबैलेंस होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जो एक असर जो इस समाज में पड़ने वाला है, खासकर अगर नंदीग्राम की बात करें या इसको थोड़ा और बढ़ाते जाएं, बृहत रूप में देखें तो पश्चिम बंगाल में जो एक ताना बाना हम लोग देखते आए हैं मेल मिलाप भाईचारे का, उस ताना बाना पे थोड़ा सा जो आशंका जो व्यक्त कर रहे हैं शाह साहब की आने वाले समय में ये एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। आप क्या कहेंगे? बहुत सारे चुनाव आपने देखे और इस देश में बीजेपी के उदय को देखे, बीजेपी के उदय के साथ साथ देश का जो एक सांप्रदायिक जो सौहार्द का भरा जो वातावरण था उसमें भी जो एक थोड़ी सी एक अलग परिपाटी यहाँ चल पड़ी, उसको भी हमने देखा। पिछले 7 साल में भी हम लोग देख रहे हैं कि इस देश में लिंचिंग से लेकर के तमाम ऐसी घटनाएं होती रही हैं। लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि क्या ऐसी घटनाएं पहले नहीं होती थी? जवाब में अगर जो पक्षधर हैं बीजेपी के, वो सवाल ये भी करते हैं हम लोगों से जब इस पर हम सवाल उठाते हैं तो तमाम बातें हैं। लेकिन ओवरऑल एक पॉलिटिकल विश्लेषक के रूप में, एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में पुष्परंजन जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये एक गंभीर मसला और इस पर जिस प्रकार ध्यान अभी शाह साहब का जा रहा है, दिला रहे हैं, ये ध्यान पॉलिटिकल पार्टियां इससे इतर सिर्फ और सिर्फ जब आप आगे बढ़ने और जीतने की लालसा के साथ बढ़ते हैं तो एक समाज जो हमारा जो सोसाइटी हमारी है उसको आप पीछे करते जा रहे हैं। आखिर कहाँ जाकर के रुकेगा हमारा जो ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल स्टंट है, वो कहाँ जाकर रुकेगा? इसको किस रूप में देख रहे हैं? इसका एक जो विध्वंसक रूप जो है वो किस रूप में आप देख रहे हैं? ओवरऑल क्या परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं आने वाले समय में? ये कहाँ रुकता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, कई विश्लेषकों की टिप्पणियाँ भी मैं लगातार पढ़ रहा था, टेलीग्राफ में भी कुछ चीज़ें, आशंकाएँ छपी हैं कि ये सामाजिक विद्वेष की भावना बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर। लेकिन बंगाल जो है उन चीज़ों से काफ़ी ऊपर है। मुझे लगता है कि वहाँ अभी भी वो थॉट जो है, काजी नजरुल इस्लाम का थॉट हो या दूसरे लोगों का थॉट हो, जो बड़े बड़े महापुरुष जिनके नाम चुनाव से पहले लिए जा रहे थे, मतदान से पहले लिए जा रहे थे, आप देखिएगा धीरे धीरे वो धूमिल हो गए। अभी जो चुनावी सभाएं हो रही हैं उनमें उन नामों की चर्चा अब नहीं हो रही है, उस दर्शन की भी चर्चा नहीं हो रही है। चाहे गुरुदेव की बात करें, चाहे हाँ जिनकी बातें हो, चाहे विद्यासागर जी की बात, अब वो सारी चीज़ें धूमिल हो गई और सीधा फ्रंट लाइन पे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे लाने की चेष्टा नंदीग्राम में भी हुई थी। बंगाल ने दंगा भी झेला है, लेकिन दंगे का नासूर धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। सामाजिक सद्भाव की पर के पिच पे लोग फिर चले आते हैं। जब वहाँ पर धार्मिक आयोजन होते हैं उस पीरियड में भी लोग धीरे धीरे, वही मुसलमान आबादी उसमें शरीक होता है, वो मूर्तियाँ बनाने में शरीक होता है जो कि इस्लाम के विरुद्ध है। बावजूद इसके सब चीज़ों को भूल के सामाजिक समरसता का वातावरण बन जाता है। 2 मई के बाद वहाँ पर लीडरशिप पे अगर बदलती है तो चीज़ें बदलेंगी, लेकिन वहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि एकदम जो चीज़ें, जो जहर उगल के जो नेता लोग गए या उस जहर को काटने के लिए दूसरा जहर प्रस्तुत किया गया, जैसे कि ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में अपनी रक्षा के लिए पोलिंग बूथ पे इस तरह से बैठ के उन्होंने साफ साफ कहा कि मुसलमानों को रोका जा रहा है वोट देने से, और वो व्यूह तोड़ने का भी और व्यूह रचने का भी एक तरीका था। आप ध्यान दीजिए कि 2019 में भी जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उसी बंगाल में एक इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प था उस पीरियड में जो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने दिया था गणशक्ति अखबार को। तो उन्होंने साफ साफ लिखा था कि देयर इज ऑफ नो यूज इन लीडरशिप फॉर्म टीएमसी प्राइंग फैन इनटू द बीजेपी फायर प्लेस। उन्होंने सीपीएम के कार्यकर्ताओं को वार्न किया था कि आप जो अपने वोट को शिफ्ट कर रहे हैं बीजेपी की तरफ, उसको बंद करो। आप जो सीपीएम के कैडर जुलूस में निकल रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं और उनके हाथ में झंडे आ गए हैं, जय श्री राम वाले पार्टी के झंडे आ गए हैं, ये सब रोको, ये गलत हो रहा है। आप विद्वेष की भावना से आप टीएमसी से बदल के वहाँ जा रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड अगर बुद्धदेव भट्टाचार्य ने वो इंटरव्यू दिया है और दिया था, तो उस थॉट को भी सोचने की आवश्यकता है। क्या चुनाव के बाद, चुनाव की परिस्थितियां जब बदली, जब सामान्य बंगाल हो गया 2019 से अभी तक, क्या सीपीएम के कैडर फिर वो बीजेपी में पूरे के पूरे शरीक हो गए?
ये एक सवाल है मेरा। ये विषय है इसलिए कि आज सीपीएम या जो लोग भी उस पूरे गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, वो फ्रंट क्या अपने दोबारा से जमीन पाने का प्रयास कर रहा है, या फिर वो कैडर जो कि उनके कैडर बीजेपी को 2 साल पहले वोट दे चुके थे, उनकी मानसिकता भी बदल गई है। अगर उनकी मानसिकता बदल गई है तो फिर आप समझिए कि बंगाल में जो भी बीजारोपण हुआ है नंदीग्राम से लेकर बाकी इलाकों में, वो भी प्रस्फुटित वाम अब राम, यही नारा उस समय 2019 में और अब की राम फिर बाद में वाम, ऐसा ही कुछ था। ऐसा ही नारा शाह साहब ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, सुने होंगे वहां पे जी। तो वो था, लेकिन राम फिर वाम जी ये कहते थे कि अभी टीएमसी को हटा नहीं सकते हैं, वाम ला नहीं सकते हैं, पहले राम को ले आए, राम को जल्दी से हटा देंगे। मैं उनका मतलब ये था। अच्छा जी। तो लेकिन ये एक गंभीर सवाल इनकी तरफ से भी है, पुष्परंजन जी की तरफ से भी है कि एक शब्द कह दूं, एक सेंटेंस कह दूं, अच्छा तो यही होगा कि कम्युनल हार्मनी बनी रहे 2 मई के बाद, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल डिस्कोर्स बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, और जिस तरह से धर्म का यूज इस बार हुआ है, विशेषकर नंदीग्राम में, इसके पहले बंगाल में धर्म का उपयोग पोलराइजेशन के लिए नहीं हुआ। जिस खुले ढंग से, जिस बर्बरता से, अगर ये शब्द अप्रोप्रिएट हो, वो कभी हुआ नहीं। इसीलिए चिंता का विषय ज्यादा है। आपकी बात सच निकले कि 2 मई के बाद वातावरण बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वहां पर सामाजिक समरसता और कम्युनल हार्मनी बनी रहेगी, वही आवश्यकता है। और ये रहे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मेरे मन में और यहाँ बहुत से लोगों के मन में ये चिंता का विषय है जी। चुनाव कौन जीते हारे वो एक अलग पक्ष है, लेकिन ये अगर बिगड़ गया हम लोग तो बड़ी मुश्किल होगी। यहाँ उसके बाद बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा परिस्थिति को ठीक करने के लिए। जी शाह साहब बता रहे हैं कि आप जैसा दोस्तों जान ही रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। शाह साहब को भी हमारे पैनलिस्ट जितने हैं यहाँ पे, तीनों पैनलिस्टों की बातें आप तक हम पहुँचा रहे हैं। सवाल यही है कि जिस ढंग से वहाँ पे खासकर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और कल दूसरे फेज की जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में क्या स्थितियाँ निर्मित हुई, और ख़ासकर नंदीग्राम की हम बात करें, जिस नंदीग्राम में एक साथ एकजुट होकर के वहाँ के लोगों ने नंदीग्राम आंदोलन को आगे बढ़ाया था, और वहीं से ममता बनर्जी जो हैं वो पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए अपने राह को उन्होंने प्रशस्त किया था, रास्ते को बना करके आगे बढ़ी थी। और 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी इसी नंदीग्राम, और दूसरी जगह जो है वो है सिंगूर, आपको याद होगा। लेकिन क्या नंदीग्राम से ही इस पश्चिम बंगाल की जो सामाजिक ताना बाना है, कम्युनल हार्मनी है, उसको मतलब कहीं उसमें ठेस पहुंचने की गुंजाइश दिखाई देती है? क्या यहाँ एक जो सामाजिक समरसता की हम बात करते रहे हैं, जो समाज का जो अपना ताना बाना है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, सब मिल करके, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, सब पे एक साथ जो मिलते थे, रहते थे, खाते थे, घूमते थे, वो सब खत्म हो जाएगा? क्या जो वहाँ पे पूजा पाठ की जो परंपरा है पश्चिम बंगाल में, उस पर कोई झटका लगेगा? बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अगर ईद और बकरीद सब मिलकर के मनाते हैं तो वहाँ खासकर जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, ममता बनर्जी जब चंडी पाठ कर रही थी, किसी मंच से उन्होंने ये बतलाने की कोशिश की थी कि देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं जानती हूँ कि कैसे चंडी पाठ क्या है और श्लोक क्या है और गीता क्या है और सरस्वती पूजा में क्या पढ़ते हैं, वंदना क्या करते हैं, ये तमाम बातें कह करके यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने अपने गोत्र